Good morning, everybody. इस समय एक नोटिस आप लोगों ने देखी होगी, जिस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि कोई भी इवैल्यूएशन इस समय नहीं कंडक्ट किया जा रहा है क्योंकि हमारे रामस्वरूप फैमिली में इस समय काफी लोग कोविड के शिकार हो चुके हैं। क्या आपको मालूम होगा? So please be safe and follow the instructions given by the state government. क्लियर है बेटा? यस सर। क्योंकि हम सब लोग पीजी स्टूडेंट हैं, कम से कम इतना तो मालूम है कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तो हम लोग कल कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे कि लाइक we have a various keyword in C, C++. Similarly, we have a keywords in Java also. There are around 50 reserve words. Keywords आपके एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी हर लैंग्वेज में कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होती है, जो कंपाइलर समझता है, इंटरप्रेटर समझता है और उसके हिसाब से वर्कआउट करता है। क्लियर है बेटा? हम कीवर्ड्स का यूज करके कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते, हम एज ए वेरिएबल कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। तो अराउंड 50 कीवर्ड्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं स्क्रीन पे। जैसे इफ है, इफ कीवर्ड नहीं है और इफ को आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे एल्स इफ है, इंट है, फ्लोट है, ये सब डेटा टाइप्स के नाम हैं। तो इस नाम से आप जो है वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? यस सर। तो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर दैट डिनोट्स ए स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू। मतलब अगर किसी भी वैल्यू को हमको स्टोर करना है तो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होगी। वो मेमोरी लोकेशन डिनोट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल। अब वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अलग अलग तरह की वैल्यूज जाकर स्टोर हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू 5 रखी, हो सकता है अगले इंस्टेंट में ए की वैल्यू 6 हो जाए, ए की वैल्यू 7 हो जाए। दैट कैन वेरी। द वैल्यू विच कैन वेरी इज नोन एज वेरिएबल and the location where it has been stored is known as memory location or
लोकेशन पे जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूअस चेंज हुआ करती है। वेरिएबल के नाम में हम अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर हम चाहें तो शुरुआत में हम डिजिट्स का यूज नहीं कर सकते। शुरुआत में हमको अल्फाबेट्स का यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? The rules to write variables and identifier in Java is that they must not begin with a digit. आप 9a नहीं लिख सकते। हाँ, a9 लिख सकते हैं। मीन्स अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो आपने a और 9 लिखा इज इक्वल टू 5 कर दिया तो ये एक्सेप्टेबल है। बट अगर आपने लिखा 9a तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। As Java is a case sensitive language, so upper case is clearly different from lower case. दूसरा, वेरिएबल या आइडेंटिफायर आपके कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। अभी हमने बात किया था कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। वेरिएबल में व्हाइट स्पेस आप अलाउ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने लिखा मेरा नाम आशीष अवस्थी है तो आशीष स्पेस अवस्थी नहीं होगा। आशीष अंडरस्कोर अवस्थी हो सकता है, लेकिन स्पेस जहां दिया वहां कौन सा स्पेस हो गया? व्हाइट स्पेस हो गया, तो वो अलाउ नहीं है। वेरिएबल का नाम कितना भी बड़ा हो सकता है, पर बहुत बड़ा नाम अगर आपने लिखा वेरिएबल का तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो टाइपिंग साइज है आपके प्रोग्राम का वो बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? भाई वो साइज बढ़ता जाएगा। Yes. तो आपको टाइप करने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? इसलिए वेरिएबल का नाम थोड़ा सेंसिबल भी रखिए, पर इतना लंबा भी ना रख दीजिए कि उसको लिखने में ही काफी समय लग जाए। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो डेटा टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर देखा जाए तो दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जो आपके बेसिक्स हैं, जिन जो फंडामेंटल आपको डेटा टाइप कर सकते हो। और आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो डेराइव्ड डेटा टाइप्स कहलाते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जैसे न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है। नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर है, बूलियन है। कैरेक्टर फर्दर स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। नॉन प्रिमिटिव में अगर आप देखेंगे तो क्लासेस है, इनहेरिटेंस इंटरफेस है, एरे है। ये सब आपके नॉन प्रिमिटिव या डिराइव्ड डेटा टाइप्स कहलाते हैं। Integer type basically consists of 4 types of data. They are byte, short, int and long. अब इनका साइज भी वेरी करता है। जो बाइट इंटीजर होता है वो 8 बिट का होता है, और जो इंटीजर शॉर्ट होता है वो 16 बिट का होता है। जो इंटीजर होता है वो आपका 32 बिट का होता है, और जो लॉन्ग होता है वो 64 बिट का होता है। तो अगर वैल्यूज देख लीजिए तो बिट साइज पे इनकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है।
8 बिट में मैक्सिमम आप -128 से लेके 127 तक की मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट में वही बिट साइज आपका 16 बिट का हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपकी -32,768 से लेके 32,767 तक के लाई कर सकती है। तो जितना बड़ा साइज होगा बाइट का, उतने ज्यादा बड़ा नंबर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब फ्लोटिंग पॉइंट में देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या हुआ, जिसमें वाशी भैया अभी मैं क्लास लेके कॉल बैक कर रहा हूँ। तो जो बूलियन साइज होता है आपका, देखा जाए तो जावा में दो तरह के फ्लोटिंग पॉइंट है, एक आपका डबल है, एक फ्लोट है। जो फ्लोट है उसका 32 बिट साइज होता है, और जो आपका डबल है उसका 64 बिट वैल्यूज होती है। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जो होते हैं उसमें आप डेसिमल नोटेशन यूज कर सकते हैं, जबकि डबल में आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अंतर होता है आपके दोनों फ्लोटिंग पॉइंट में। तो जो 64 बिट का है, बात लाजमी है इसमें बड़ी वैल्यूज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. भैया लोग बढ़ घट क्यों रहे हैं? आज अभी तक 28 ही बच्चे आ पाए, क्या चक्कर है? अब बूलियन और कैरेक्टर लिटरल्स की बात हो रही है। लिटरल्स का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है लिटरल्स क्या होते हैं? Sir, constant. हाँ, कांस्टेंट। अब बूलियन कांस्टेंट दो ही हैं, या तो ट्रू है या फॉल्स है, यानी या तो 0 होगी वैल्यू या 1 होगी। कैरेक्टर लिटरल्स आपका सिंगल कैरेक्टर होता है या एस्केप सीक्वेंस होता है। एस्केप सीक्वेंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एस्केप सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, जैसे स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए, है ना, स्लैश टी टैब स्पेस के लिए, स्लैश वी वर्टिकल टैब स्पेस के लिए, डबल स्लैश लगा दीजिए तो स्लैश लग जाता है, बैक स्लैश लग जाता है। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? स्केप सीक्वेंस कहलाते हैं। स्केप सीक्वेंस को भी कैरेक्टर एडिटर्स के नाम से जाना जाता है, जबकि इसमें यूज तो हम दो कैरेक्टर कर रहे हैं, पर ये सिंगल कैरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये टेबल आपको कुछ स्केप सीक्वेंसेस के बारे में बता रही है। इसे स्लैश भी आपका बैक स्पेस के लिए होता है, स्लैश टी आप हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस के लिए यूज करते हैं, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए होता है, स्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए होता है। स्लैश डबल कोट्स लगाएंगे तो डबल कोट्स लग जाएंगे। नॉर्मली डबल कोट्स आप ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इसी तरह सिंगल कोट्स को भी आप ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है स्केप सीक्वेंसेस को प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir.
अब स्ट्रिंग लिटरल क्या हो गए? जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं. Although there is no string primitive type in Java, we can include string literal in your program. Most application applet will make use some of the string literal, probably at least for error messages. जब आप एरर कोई मैसेजेस होता है तो उसके लिए आप स्ट्रिंग लिटरल का यूज करते हैं, क्योंकि जो मैसेजेस आपके आ रहे हैं वो एक तरीके से उनकी जो वैल्यूज आपको दिखानी है, शो करना है, वो आपको एक मैसेज के थ्रू करना है. वो मैसेज आपका ऑल्टर नहीं होना है, वो मैसेज आपका कांस्टेंट रहना है. A string literal consists of 0 or more character including the escape sequence enclosed in double quotes. Example of string literal consider, जैसे आपने लिखा फॉलोइंग लिखा, जैसे डबल कोट से अपना लिखा है स्ट्रिंग कॉलम, या आप कोई चीज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं. जैसे आप लिखते हो एंटर द वैल्यू, तो जो एंटर द वैल्यू आपने लिख रखा है, जो मैसेज आपने यूजर को दे रखा है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्ट्रिंग लिटरल. वो स्ट्रिंग लिटरल है जिसको आपने यूजर को बता रखा है कि आप यहाँ पर यूजर से उसका नाम एंटर कराना चाहते हैं. क्लियर है? Yes, sir. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर और एक्सप्रेशन के बारे में बात है. जैसे प्लस एडिशन के लिए होता है, माइनस आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, स्टार का साइन, एस्टेरिक का साइन आप मल्टीप्लिकेशन के यूज करते हैं, स्लैश का साइन डिवीजन के लिए यूज करते हैं. ये सब आपके पुराने सिंबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, जिनको आप यूज करते हुए आ रहे हैं लगातार. जावा में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज हुआ है जिसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है. क्लियर है? Yes, sir. ये हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था कि अगर हमको एरिया को कंप्यूट करना हो तो हमने सबसे पहले क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके एक प्रोग्राम क्रिएट किया. उसमें डबल और रेडियस और एरिया नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, और रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन कर दी. यहाँ पे ध्यान रहे हमने यूजर से वैल्यू नहीं ली, हमने प्रोग्राम में ही वैल्यू यूजर से डिफाइन करवा दी. तो जब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो रेडियस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 20 रहेगी, जब तक आप उसको ऑल्टर ना करें. इसके बाद हमने उसका एरिया निकाला और एरिया निकाल के हमने उसको प्रिंट करा दिया. तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जावा सी कंपाइलर से इसको जावा, मतलब कंप्यूट डॉट जावा मान लीजिए नाम है इसका, तो जावा सी कंप्यूट डॉट जावा लिखना पड़ेगा. उसके बाद अब आपका एक क्लास फाइल बन गई. अब आपको क्या करना पड़ेगा, जावा लिख के उस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब अगर आपको यूजर से स्क्रीन से किसी चीज को वैल्यू को एक्सेप्ट करना हो तो पहली चीज, कोई भी वैल्यू जब आप स्क्रीन से यूजर से एंटर कराते हैं तो वो स्ट्रिंग होती है. तो स्ट्रिंग को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपने लिखा import java.io.asterisk. इसका मतलब क्या है कि आप एक जो है पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम है java.input. .asterisk का मतलब है कि इसके अंदर और भी जो पैकेजेस हैं उसको भी आपने इंक्लूड
कर लिया है। क्लियर है बेटा ये वाली लाइन? यस सर। उसके बाद आपने लिखा पब्लिक क्लास इनपुट। ये कोई भी आपका जो फाइल का नाम होगा वही आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइल का नाम हमारा है input.java, तो हमने यहाँ लिखा पब्लिक क्लास इनपुट। फाइल का नाम क्या होगा हमारा? उसके बाद मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करा है जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जब आप स्ट्रिंग वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्शंस को भी हैंडल करना पड़ता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस को। तो आपने इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए थ्रो आईओ एक्सेप्शंस को यूज किया। उसके बाद आपके पास एक क्लास होता है, इसको कहते हैं बफर रीडर। बफर रीडर क्लास में आपने एक इंस्टेंट डिफाइन किया, इसका नाम है n, और उसके अंदर आपने इनपुट स्ट्रीम रीडर कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जो क्या करेगा, सिस्टम डॉट इन से वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। सिस्टम डॉट इन आपका क्या है? स्टैंडर्ड कंसोल। स्टैंडर्ड कंसोल क्या हो गया आपका? यानी स्क्रीन से कोई वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आपने इंट के स्ट्रिंग एस, और उसका आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसमें आपने लिखा एंटर द स्ट्रिंग। अब जब आप कोई वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्ट्रिंग टाइप होती है। इसलिए आपने सीधे रीड लाइन का इस्तेमाल कर लिया, आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया है, आपने इसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया है। लेकिन जब आप एज एंटर करा रहे हैं तो एज किस तरह से एंटर हो रही है? एज आपकी जो भी एंटर होगी वो स्ट्रिंग टाइप होगी। तो इसलिए हमने उस एज को हमने % का यूज करके इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको किस में स्टोर कर रखा है? के में स्टोर कर रखा है। अब हमने बता दिया कि इस स्ट्रिंग का साइज जो एस स्ट्रिंग है, इसका साइज जो है हमारा के। क्लियर है बेटा ये वाला प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अभी जो हमने एक्सेप्शंस लिए हैं, इनपुट दिया है, बफर रीडर यूज किया है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये प्रोग्राम समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। रीडिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल। सबसे पहले आपको एक स्कैनर ऑब्जेक्ट, आप बफर रीडर के अलावा स्कैनर क्लास का भी यूज कर सकते हैं, बट
प्रिफर्ड ये रहता है कि आप बफर रीडर का यूज करिए, क्योंकि स्कैनर क्लास कुछ आईडीज हैं जो सपोर्ट नहीं करती। सबसे पहले आप स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। आपने लिखा है स्कैनर इज इक्वल टू स्कैनर, और अब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system dot in. Now we can use a method next, next byte, next short, next int, next long, next float, next double or next boolean to obtain to a single string byte, short, int, long, float, double और boolean value. For example, अगर आपको कोई डबल वैल्यू को एक्सेप्ट करना है तो आपने लिखा है स्कैनर इनपुट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और उसका आपने लिखा है डबल डी इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल। जो वैल्यू यूजर से एंटर हो रही होगी वो किस तरह साइज की होगी, डबल साइज की होगी। क्लियर है बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई बूलियन लेना है तो आप क्या करेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट बूलियन कर देंगे। एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर देखिए टाइप कास्टिंग की गई है। जावा ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन नहीं करता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब जावा में कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोलिंग करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में किस तरह से कौन सी वैल्यू एग्जीक्यूट करें। तो कंट्रोल स्टेटमेंट तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होते हैं, एक आइटरेशन स्टेटमेंट होते हैं, एक जंप स्टेटमेंट होते हैं। सिलेक्शन मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू हम क्या चीज ऑप्ट करना चाहते हैं, जैसे इफ है, इफ एल्स है, स्विच है, ये सब आपके क्या हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट है। वेयर एज फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, ये आपके आइटरेटिव फंक्शन कहलाते हैं, जहां पर किसी भी चीज को आप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पे बार बार रिपीट करना चाहते हैं। अगले जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके जंप स्टेटमेंट है। मान लीजिए आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे प्रोग्राम कंट्रोल को भेजना चाहते हैं, तो इन जंप स्टेटमेंट का यूज आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक, ब्रेक जैसे ही एनकाउंटर होता है करंट लूप से या करंट आइटरेशन से मूव कर जाता है। कंटिन्यू क्या करता है, वापस करंट आइटरेशन के स्टार्टिंग में आपको ले आएगा। और रिटर्न क्या करता है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू को वापस मेन कंट्रोल पे वापस ले आता है। तो इस तरीके से आपके तीन कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोग्राम कंट्रोल को बेसिकली ऑल्टर करते रहते हैं कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कैसे सेंड किया जाए। क्लियर है? Yes, sir. जैसे कंडीशनल ऑपरेटर आप देख रहे हैं,
कंडीशन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, या तो कोई चीज ट्रू होगी या कोई चीज फॉल्स होगी। तो अगर हमने लिखा एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक एक्सप्रेशन की में a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू 10, और हमने यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू a लेस देन b कोलन b कोलन क्वेश्चन मार्क b कोलन a। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है, क्या a की वैल्यू b से छोटी है? अब इस समय अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो जो b की वैल्यू है वो x में चली जाएगी, नहीं तो a की वैल्यू x में चली जाएगी। तो यहां पे इफ की तरह ये वर्कआउट कर रहा है। क्लियर है? अब टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक तरह की वैल्यू को दूसरे टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना। द असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ वन टाइप ऑफ ए वेरिएबल टू अनदर इज नोन एज टाइप कास्टिंग। जैसे अगर बाइट को कन्वर्ट करना हो शॉर्ट, कैरेक्टर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, तो आप यूज कर सकते हो। शॉर्ट को इंट, लॉन्ग, फ्लोट डबल में कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि डबल को बाइट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. जावा डेटा टाइप कास्टिंग इज ऑफ 3 टाइप। एक होती है इम्प्लिसिट कास्टिंग, एक होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, एक होती है बूलियन कास्टिंग। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और बूलियन, ये 3 तरह से कास्टिंग आप कर सकते हो जावा प्रोग्राम्स के अंदर। Implicit casting, the data type of lower size, which means occupying less memory, is assigned to a data type of higher size. This is done implicitly by JVM. The lower size is widened to higher size. This is also known as automatic type conversion. जैसे बाइट से शॉर्ट में, शॉर्ट से इंट में, इंट से लॉन्ग में, लॉन्ग से फ्लोट में, फ्लोट से डबल में। अब आप देखेंगे वाइडनिंग हो रही है। जो बाइट का साइज होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट का बड़ा होता है, इंट का उससे बड़ा होता है, लॉन्ग का उससे बड़ा होता है, फ्लोट का उससे बड़ा होता है और डबल सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह का जब कन्वर्जन होता है इसको आप कहते हो इम्प्लिसिट कास्टिंग। क्लियर है? Yes, sir. Explicit casting, that is narrowing a data type of higher size, which means occupying more memory, cannot be assigned to a data type of lower size. This is not done implicitly by the JVM and required explicit casting. A casting operation to be performed by programmer, the higher size is narrowed to a lower size. इसमें आपका लॉस ऑफ डेटा पॉसिबल है। मीन्स अगर डबल साइज अपने पूरा साइज अकोमोडेट किया और आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। तो इस तरह की जो कास्टिंग होती है जिसमें नैरोइंग होती है ये आपकी कहलाती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। क्लियर है बेटा?
Yes, sir. A Boolean value cannot be assigned to any other data type except Boolean. All the remaining 7 data types can be assigned to one another type, either implicitly or explicitly. But Boolean cannot be. So we say that Boolean is incompatible for conversion. Maximum we can assign a Boolean value to another Boolean value. बूलियन वैल्यू को एक दूसरे बूलियन वैल्यू में आप असाइन कर सकते हैं, पर आप चाहिए उसको इंटीजर में, फ्लोट में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. जैसे प्लस इक्वल टू का मतलब होता है i इज इक्वल टू i प्लस 8. माइनस इक्वलेंट का मतलब होता है f इज इक्वल टू f माइनस 8.0. तो ये ऑपरेटर से ये उनके शॉर्टकट है. अगर आप इक्वलेंट को लिखना जानते हैं अच्छे से तो आप ऑपरेटर्स का यूज करके उसको शॉर्ट कर सकते हैं. बट बेनिफिशियली यही रहता है कि आप पूरा इक्वलेंट लिख लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना रहे कहीं पे भी. बेटा आगे चले. Yes, sir. सर Yes, सर sir. सर ये पूछ रहे थे सर जो नेक्स्ट 10 डेज क्लासेस होंगी सर उसमें अटेंडेंस हम लोग को डालना है ना? हाँ सर हाँ नोटिस जो बिल्कुल आया है. यस बिल्कुल. बेटा देखो वो 10 डेज का केस ये है कि मान लीजिए किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम आया है, वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, मेरी फैमिली भी हो सकती है, तो ये 10 डेज जो है वो क्रूशियल है. ये कहा गया है कि हम लीनियंट हैं उस समय. ये नहीं लिखा गया है कि हम अटेंडेंस नहीं डाल रहे हैं, हम क्लासेस नहीं ले रहे हैं. आप देख लो क्लासेस चल रही हैं, लोग क्लासेस ले रहे हैं. सर 2 नोटिस आया था सर, बहुत कंफ्यूजन हो गया था. एक सर 16 को आया था, एक सर कल आया है. नहीं, ये है कि आपका नॉर्मली क्लासेस चलेंगे, बट जिनके घर में प्रॉब्लम है वो अगर क्लासेस को नहीं लेते हैं तो ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कवर करेंगे. जैसे बीच में आपने देखा था मेरे को ही कोविड हो गया था, यस सर. बट आई हैव रीगेन और अब हमने क्लासेस लेना शुरू कर दिया है, तो जो हमारा लॉस हुआ है उसे हम कवर कर लेंगे. और जो आपका टेस्ट वेस्ट भी होना था तो वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, इससे कि आपको भी कोई नुकसान ना हो. यस सर. यूपी में या लखनऊ में आप देख रहे हो कि चीजें काफी डेंजरस चल रही हैं. उसकी वजह से बी सेफ, और जो घर में लोग हैं उनकी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही हम लोग के. क्लियर है ना बेटा? यस सर. तो शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियर हो गए? Yes, sir. अब डिबगिंग का जो प्रोसेस होता है, कोई भी लॉजिकल एरर्स को हम लोग बग कहते हैं. जब प्रोग्राम में कोई भी गलती आती है तो